एवरीवन वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बारे में। सो इस आपको पता है कि हमने लास्ट की वीडियो में लास्ट टॉपिक जाना था कि कुछ अवस्थाओं के बारे में, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जाना था। वो आपको लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है, आइए जानता है। तो ये क्या करता है कि दो तरीके से इसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आपका तापमान परिवर्तन द्वारा हो सकता है, ठीक है, तापमान में परिवर्तन करके हो सकता है। आपको पता है कि और एक हो सकता है कि दाब में बदलाव करके। कैसे, आइए जानते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो तापमान है, अगर तापमान का बदलाव करके इसमें परिवर्तन किया जाए, जो ठोस वस्तु होती है ना, अगर आप ठोस वस्तु का क्या करते हैं, अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो तापमान बढ़ने के बाद क्या होता है कि द्रव में परिवर्तित हो जाएगा वो। और हम द्रव को गैस में अगर चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें उसका तापमान और बढ़ाना होगा। तो और बढ़ाने के बाद में क्या होगा, जो द्रव है वो गैस में इजीली चेंज हो जाएगा। अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ये जानते हैं। आपको पता है कि अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे अगर गैस है, अगर गैस को आपको द्रव में चेंज करना है तो क्या होगा, तापमान आपको घटाना होगा। वहाँ पे तापमान हम बढ़ा रहे थे, लेकिन इसका अपोजिट करने पे हम तापमान को घटा रहे हैं। द्रव को अगर आपको ठोस में चेंज करना है तो भी आपको तापमान को कम करना होगा। ये यहाँ पे बहुत ईजीली आपको समझ लेना है। और कोई भी डाउट रहता है ना तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब है आपका कि दाब में बदलाव करके हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दाव में बदलाव करके हम कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत इजीली समझना है। आपको क्या करना है कि अगर गैस का दाब में बढ़ाया जाए, ठीक है, गैस का क्या करना है, गैस पे दाब बढ़ाया जाए तो वो द्रव में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर द्रव में भी हम दाब बढ़ा दिया, अगर द्रव में क्या किया हमने, दाब को और बढ़ा दिया, तो वो चेंज किस में होगा, ठोस में। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। आपको पता है कि जो तापमान है ना, अगर तापमान से हम उसको बढ़ाते हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं कि एक तरीके से तापमान में अगर परिवर्तन किया तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं। उसके प्रभाव 3 होते हैं। मतलब एक तो आपको होता है गलनांक, ठीक है, एक होता है आपका गलनांक, और एक गलनांक बिंदु हो गया, एक क्वथनांक हो गया, और एक आपका ऊष्मावहन निक्षेपण हो गया। ठीक है, कैसे होता है आइए जानते हैं। पहले जान लेते हैं गलनांक के बारे में। क्या कि गलनांक क्या बताया गया है यहाँ पे आपको। तो गलनांक बिंदु मतलब किसी ठोस का वह तापमान जिस पर क्या हो रहा है, जिस पे अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम गलनांक बिंदु बोलते हैं। अगर आप देखेंगे संग्रहण, इस एक तरीके से इसके ऊष्मा को देखेंगे तो वायुमंडल पे क्या होता है, तब वायुमंडल दाब पर मतलब 1 kg ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए क्या करता है, जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसे हम संकलन बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी इजीली। अब आपका आता है क्वथनांक बिंदु। आखिर ये क्या होता है, क्वथनांक के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि जो क्वथनांक होता है ना, तो क्वथनांक में होता क्या है कि किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पे क्या हो रहा है, जिस पे अपनी द्रव की जो अवस्था है ना उसको छोड़ के गैसीय में परिवर्तित होता है, तो उसे हम क्वथनांक बोलते हैं। अगर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जो भी वायुमंडल है, वायुमंडल पे दाब क्या है, 1 kg। अब वायुमंडल पे दाब पर 1 kg दाब को उसकी क्वथनांक पर, मतलब क्वथनांक गैस में बदलने की जो भी जितनी भी ऊष्मा ऊर्जा होती है उसकी आवश्यकता होती है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, वाष्पीकरण की क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको काफ़ी इजीली समझ लेना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। अब आपका आता है कि ऊष्मा जो आपका ऊर्ध्वपातन होता है वो क्या होता है, मतलब अगर बोला जाए पदार्थ, मतलब पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए, हमने क्या किया, उसको बिना ठोस अवस्था से ही सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया करी हमने, और उसी प्रक्रिया को हमने ऊर्ध्वपातन नाम दिया। अगर इसके निक्षेपण के बारे में बात करें कि निक्षेपण क्या होता है, तो निक्षेपण की सीधे सीधे बात करी जाए तो गैस के सीधे ठोस में बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण कहते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अब जो भी दबाव, जैसे कि हमने दाब में
दाब में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करी, तो इसके भी कुछ प्रभाव होते हैं। जैसे कि अगर तापमान घटाने पे जो सिलेंडर है, सिलेंडर में जो गैस है, ठीक है, उसको संपीड़ित करके जो भी उसके कण होते हैं ना, कणों के बीच की जो भी दूरी होती है वो कम हो जाएगी और द्रव में वो इजीली बदल जाएगी। और ये यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे नोट कर लेनी है कि इसमें होता क्या है, दाब को बढ़ने के कण जो होते हैं ना वो नज़दीक आते हैं और दाब के घटने पे जो कण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे घर के अगर फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए, हमारे घर पे प्रयोग में लाने वाली जो गैस होती है, मतलब एलपीजी होती है ना, मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें क्या होता है, जो सिलेंडर होता है मेरे घर पे, तो उसमें गैस होती है एलपीजी, उसको द्रव बना के यूज़ किया जाता है, मतलब उसको द्रव्य बना के सिलेंडर में भरा जाता है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। आपको पता है वाष्पीकरण मतलब ये सतह पे होने वाली जो प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ की सतह पे जो कण हैं, जो क्वथनांक मतलब नीचे किसी भी एक तरीके से जो तापमान है, तापमान में वाष्प बदल के जैसे वाष्प हुआ और वाष्प में बदलने लगते हैं और इसे ही हम वाष्पीकरण बोलते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आपको समझ लेना है। इसके कारण होते हैं मतलब सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता, वायु की गति और तापमान। ये यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका सतह का क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल होता है, ठीक, क्या हुआ, सतह का क्षेत्रफल हुआ। सेकंड आपका हुआ तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। अगर इसको क्रियाकलाप के उदाहरण से समझें तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमको क्या करना है। आपको एक गिलास लेना है, पानी भरा हुआ गिलास। पानी भरने के बाद में उसको निशान लगा देना है कि उसमें आपने पानी कितना भरा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये क्या लिया, जस्ट मिनट, सॉरी, ये आपने एक गिलास लिया, ठीक, और इस गिलास में आपने इतना पानी लिया, इतना पानी है, ये मैंने निशान लगा के इसे साइड में इधर रख दिए कोने में, और इसके बाद मैं इसको टच नहीं करूँगी, बिल्कुल टच नहीं करूँगी। लेकिन आफ्टर आपका 7 या 9 घंटे बाद, तब मैं से देखती हूँ 8 या 9 घंटे बाद तब मैं से देखूँगी तो इसका पानी कुछ गायब हो जाएगा। पानी कहाँ गायब होगा, कोई पी लेगा? बिल्कुल नहीं, कोई पिएगा नहीं पानी को। इसका पानी वाष्प बन के धीरे धीरे हवा में उड़ने लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, वो वाष्प बना। तो यहाँ पे आपने जब चेक किया वो पानी गायब हो गया, तो इसी जो प्रक्रिया हुई यहाँ पे, तो वो क्या हुआ, वो उसी प्रक्रिया को हम लोग बोल रहे हैं वाष्पीकरण। अब आता है आपका वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता होती है वो कैसे होती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये पुटअप होता है कि वाष्पीकरण से शीतलता आखिर हम बोल किसे रहे हैं, मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो द्रव के कण होते हैं ना, वो अपने आसपास के जो वातावरण है, वातावरण में ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण से ऊर्जा की क्या होती है, हानि हो जाती है, और वातावरण क्या हो जाता है, वो शीतल हो जाता है। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है काफ़ी इजीली। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपका 9th क्लास का 1 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है आज। कोई भी डाउट रह गया पूरे चैप्टर में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2nd चैप्टर के बारे में। सो आज के लिए इतना ही, काफ़ी अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आती है ना, आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सो थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।